हेलो एस्पिरेंट्स, एमपी आईटीआई टीओ में अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, जिसमें फिटर की कैटेगरी में, वेल्डर की कैटेगरी में बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी में रिलीज हुई हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं आज कि क्या होगा सिलेक्शन का प्रोसीजर, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितनी एज लिमिट है, क्या सैलरी आपको मिलने वाली है, और इन सब बारे में हम बात करेंगे। कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, इन बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यार देखो, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 17 जनवरी से, लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी। अगर आप कुछ उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ डेटा एडिट करना चाहते हैं, तो उसकी लास्ट डेट रहेगी 5 फरवरी और एग्जामिनेशन आपका होगा 27 फरवरी को। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देखते हैं कि जैसे एक तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो एज लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले मैं एज लिमिट यहां पर देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, यानी कि कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या रहेगी एज लिमिट, एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर एज लिमिट की जो बात है वो यहां पर ये गिवन है कि जो सिलेक्शन का तरीका है, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले जो पद हैं उनमें जो राजपत्रित, अराजपत्रित यानी कि गस्टेड है, नॉन गस्टेड है, कार्यपालिका है, उसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। ऐसे ही एमपी लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर उसमें जो एज लिमिट है मिनिमम वो 18 साल है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और यहां पर अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य, मतलब एससी, एसटी और ओबीसी में अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगी 21 से 45 इस कैटेगरी में और 18 से 45 इस कैटेगरी में। यानी कि जो एमपी लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पद हैं उनमें 21 से 45 और जो उसके बाहर हैं उसमें 18 से 45, जो थर्ड और फोर्थ क्लास के पदों के लिए हैं। तो एज लिमिट तो ये रहेगी, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि भैया जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। अब देखिए सिलेक्शन का प्रोसीजर, यहां पर एक दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान से देखना है। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि आपको ये मेंशन है कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। एडमिट कार्ड सिर्फ आपको एग्जाम देने के लिए इशू होता है, आप एग्जाम देंगे, मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज यहां पर समझिएगा कि समस्त प्रकार के पदों के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि जितने भी पोस्ट इसमें हैं इन पर जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर होगा, जहां पर समस्त पदों के लिए लिखित परीक्षा में अनारक्षित यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 40% लाना है, और जो ओबीसी हैं, जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए मिनिमम 36% लाना कंपलसरी है। सो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में है 40%, बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 36% लाना जरूरी है। यहां पर यह भी दिया हुआ है कि उम्मीदवार को यात्रा व्यय भुगतान आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत करने पर देय होगा। आवेदक प्रारूप 01 आवेदन फॉर्म भरकर साथ में लावें। यानी कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप ट्रैवल अलायंस सीख कर रहे हैं तो आपको एक फॉर्म भरकर देना होगा प्रारूप 01 का, और उसका फिर आपका जो आपको टीए है वो मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए एक चीज और लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, टिकट मूल रूप में या टिकट का नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप फेयर क्लेम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको रिम्बर्स हो जाए फेयर का, तो आपको ये टिकट जो होगा आपको उसकी फोटोकॉपी या ओरिजिनल आप उसको या टिकट का नंबर आप दे सकते हैं। हॉल टिकट की छायाप्रति पर परीक्षा हॉल में उपस्थित इन्विजिलेटर से यह लिखवाना होगा कि ये लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए, तत्पश्चात इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक होगा। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हॉल टिकट है यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसके फोटोकॉपी पर परीक्षा हॉल में जो इन्विजिलेटर होता है उससे आपको लिखवाना पड़ेगा कि ये परीक्षा लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए, और इसके बाद वहां पर इन्विजिलेटर वो साइन भी करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखना है। बाकी अगर हम वैकेंसी की बात करें, देखिए तो मल्टीपल बहुत कैटेगरी में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जैसे अगर मैं देखूं जो ट्रेनिंग ऑफिसर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, वहां पर टोटल 35 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अगर आप देखें बैकलॉग में तो 3 वैकेंसीज हैं, और जो टीओ है मैकेनिक डीजल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 52 है, बैकलॉग में कितनी है तो 6 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही जो टीओ है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 28 और बैकलॉग में 1 वैकेंसी है। ऐसे ही टीओ ड्राफ्टमैन सिविल में डायरेक्ट में 21 है, और जो बैकलॉग है वहां पर 4 वैकेंसी हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको यहां पर गिवन है। टीओ इलेक्ट्रीशियन देखा जाए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो 222 वैकेंसी हैं। अगेन अगर देखें बैकलॉग में तो 5 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही देखिए यहां पर टीओ जो फिटर है जिसमें मैकेनिकल अप्लाई कर सकता है, यहां पर 134 वैकेंसीज हैं,
और अगर हम इसी में बैकलॉग देखें तो 2 वैकेंसीज हैं, यानी कि टोटल बहुत ज्यादा वैकेंसीज आपको गिवन है। टीओ अगर देखा जाए ड्राइंग में या मैथ में तो 142 है, अगेन बैकलॉग में देखा जाए तो 5 है, तो बहुत सारी। देखिए वेल्डर में भी अगर आप देखें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 82 पोस्ट है, और यही अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल में देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो 36 पोस्ट है। ऐसे सोलर टेक्नीशियन में 56 पोस्ट है, तो बहुत सारी पोस्ट आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, टोटल अगर आप देखें तो 1120 पोस्ट आपको यहां पर गिवन है टोटल। अब बात करते हैं कि यार आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। अच्छा बेटा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहां पर सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से मिलेंगे और जिसके 75 मार्क्स होंगे, और बाकी 25 क्वेश्चंस आपको हाई स्कूल यानी कि 10वीं के स्तर पर जो साइंस मैथ है, जनरल नॉलेज है, जो आपका तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान जो है, वहां से आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 25 मार्क्स आएंगे, यानी कि टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है। बाकी अगर हम मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी बहुत सारी कैटेगरी में लगभग 1 लाख से ऊपर तक की सैलरी आपको मिलने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए जैसे कुछ कैटेगरी में आपको दिखा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकंड, काफी बड़ा नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, कुछ कैटेगरी में आपको सैलरी दिखा देता हूं क्योंकि पूरा तो बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि अब टर्नर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है टीओ का टर्नर में, तो यहां पर अगर आप देखें तो सैलरी 32,800 से 1,03,600 तक है। बहुत सारी कैटेगरी में ये सैलरी आपको गिवन है। अगर आप यहां पर देखें तो टर्नर में कुल यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी सैलरी वही है, लगभग आपको सैलरी जो मिल रही है वो 32,800 से लेके 1,03,600 तक है। अगेन अगर आप देखें तो यहां पर सीविंग टेक्नोलॉजी में भी सेम सैलरी है। यहां पर अगर आप यहां पर देखें मशीनिस्ट कंपोजिट में तो सेम सैलरी है 32,800 से 1,03,600, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी 32,000 से शुरू हो रही है और मैक्सिमम सैलरी आपको 1,03,600 मिल सकती है। ठीक है, अभी पे कमीशन भी लागू हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो यहां पर हमने इन सब बारे में बात किया कि एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, और आप इस बात को ना भूलें कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जामिनर से जो इन्विजिलेटर हैं उनसे लिखवाना पड़ेगा कि ये एग्जाम में उपस्थित हुए हैं और उनसे साइन कराना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप डिबार कर सकते, डिबार किए जा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि सैलरी कितनी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सब हमने यहाँ पर देखा। वैकेंसीज भी हमने देख लिया। ठीक है, देखो बेटा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है क्योंकि बहुत ज्यादा पोस्ट हैं, चाहे मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करके आप अपने इस एग्जाम को निकाल के एक स्टेट गवर्नमेंट में एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से बच्चे ऐसे हैं कि जो आप तैयारी अगर कर रहे हैं किसी भी एजेई एग्जाम की, तो गाइस आपके लिए ये जो वीडियो प्ले हो रहा है ना, इसी के नीचे अगर आप देखें तो आपके लिए एजेई मैकेनिकल एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। अगर आप एजेई मैकेनिकल पे जाते हैं तो एजेई मैकेनिकल आपको बहुत ही शानदार डिस्काउंट पर मिल रहा है, क्योंकि यहां पर आ रहा है अपना रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी, जिसमें आपको 6 महीने का एजेई का सब्सक्रिप्शन पीवाईपी एमसीक्यू बुक के साथ दिया जा रहा है। 3576 इसकी प्राइस दिखाई जा रही है, बट टेंशन की बात नहीं है, आपको इतना पे नहीं करना है क्योंकि आ रहा है अपना रिपब्लिक डे, तो हम आपको दे रहे हैं शानदार डिस्काउंट RMISHRA, ये कोड आपको लगाना है। आप डीआरडीओ सेप्टम लें, आप एजेई लें, जिस पे भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं, आपको एक ही कोड यूज करना है RMISHRA यानी कि आर मिश्रा। इससे आपको 3320 में मिल जाएगा। अब 6 महीने का एजेई का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशन सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा पीवाईपी एमसीक्यू की बुक भी आपको दी जाएगी। तो 3320 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप किसी भी एजेई को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आरआरबी जेई को भी टारगेट कर रहे हैं, तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 का क्रैश कोर्स अभी अवेलेबल है, क्योंकि सीबीटी 1 की एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी आ चुकी है। 19 फरवरी से 3 मार्च के बीच में आ चुकी है। फिलहाल तो जो डेट है अभी वही है। तो 1699 में आपको ये दिख रहा है, बट प्राइस के सेक्शन में जाएंगे। अच्छा, इसमें इस क्रैश कोर्स में आपका सीबीटी 1 पूरा कवर हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, क्रैश कोर्स विथ बुक्स या विदाउट बुक्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जरा कोड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। सो यहां पर आपको यूज करना है RMISHRA, ये कोड यूज करके अप्लाई कर देना है। तो यहां पर बेटा आपको ये मिल जाएगा 1578 और 1206 में 1578 रुपए में आपको विथ बुक्स मिल रहा है
RRBJ CBT 1 का क्रैश कोर्स, और 1206 में आपको विदाउट बुक्स मिल रहा है। तो जो भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। जो भी आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, और इसकी क्लासेस भी हम जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।